स्वागत है आपका TNI आवाज में और मैं हूं पलक गुप्ता। हाजिर है आपके लिए लेकर न्यूज रूम लाइव। और आज सबसे पहले बात करने वाले हैं मोहम्मद कासिम से। आज कासिम से जानने वाले हैं कि आखिर गर्ल्स एजुकेशन क्यों हमारे देश के लिए इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हम अक्सर बराबरी की बात करते हैं, हम अक्सर कहते हैं कि लड़के और लड़की को बराबरी का हक देना चाहिए, बराबरी पर रखना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी आज भारत की सच्चाई ये है कि लड़कियों को आज भी जो हक मिलना चाहिए, जो बराबरी मिलनी चाहिए, वो आज भी कहीं ना कहीं नहीं मिल पाती है। क्या लगता है कासिम, क्या मेरी कही बात से आप वाकिफ इत्तेफाक रखते हैं? बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। जिस तरीके से आज हिंदुस्तान के अंदर जो है ख़वातीन की एजुकेशन तालीम को लेकर जो है बात चल रही है, उनको जो है पीछे जो है देखा जा रहा है। क्योंकि अक्सर जो है आज अगर हम देखें हिंदुस्तान की तालीम जो गर्ल्स को दी जाती है, तो उनको या तो सिर्फ 12th तक पढ़ाया जाता है, 10th तक, वो भी ज़्यादा से ज़्यादा जो है आर्ट्स में जाती हैं। वो प्रोफेशनल कोर्स में उनको जो है नहीं लिया जाता। उसका ये रीज़न जो है क्योंकि अक्सर जो है माँ बाप ये सोचते हैं कि इसको हम जो है शादी कर देंगे हमारे किस काम की, तो जो बेटा होता है, लड़का होता है, उसके लिए वो ज़्यादा माँ बाप सपना देखते हैं, उसको अच्छा गाइडलाइन देते हैं। और दूसरी बात यह है कि सोसाइटी पर भी ये डिपेंड करता है कि लड़का या लड़की की सोसाइटी में रह रहा है, क्या उसको गाइडलाइन मिल रही है। अक्सर क्या होता है, लोग अपने गोल को सेट ही नहीं कर पा रहे हैं कि हमें क्या करना है लाइफ में। दौड़ भाग में लगे हुए हैं, सब एक ही तरफ जा रहे हैं, सब पता नहीं है कि मंजिल क्या है। तो वही मैं कहूँगा कि अपनी कंसंट्रेशन जो पावर है उसको पहले समझकर, अपनी स्ट्रेंथ को समझकर जो है कोई भी कदम अपना आगे लेना चाहिए, ताकि जो है कामयाबी की तरफ इंसान जो है जा सके। अक्सर क्या होता है कि लोगों को देखकर जो है लड़कियां या लड़के हैं, हम खुद जो है कोर्स चूज़ कर लेते हैं कि इससे भला चाहे वो BTech है, MTech है, BCA, जितने प्रोफेशनल कोर्स हैं, इसको मद्देनज़र रखते हुए। तो कहीं ना कहीं जो है गर्ल्स एजुकेशन की बात करें तो उसके अंदर काफ़ी सारी जो है बहुत कम तादाद लड़कियों की है जो इसमें पढ़ रही। मैं तो यही रिक्वेस्ट करूँगा नाजरीन से कि अपनी बेटियों को, जैसे आप अपने बेटे को दर्जा देते हैं कि वो पढ़े, वो भी कमाए और काफ़ी प्रोफेशनल लाइफ में आगे जाए, ऐसे तरीके से अपनी बच्चियों को भी जो है आगे जाने के लिए बोले, उनको भी जो है इंकरेज करें ताकि वो भी आगे पढ़े, नाम रोशन करें सोसाइटी का। और ख़ास करके मैं मुस्लिम माशरे की बात करूँ, इसमें तो बहुत कम मतलब एजुकेशन जो है लड़कियों को दी जाती है। तो इस वजह से जो है अगर आप भी अपने बराबर का हक देना चाह रहे हैं तो उनको भी जो है एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, उनको भी देना। अच्छा, एक और चीज जानना चाहेंगे, क्या लगता है, क्या कारण है, क्या वजह है कि आज के समय में भी लड़कियों को ना प्रॉपर एजुकेशन दी जा रही है, ना लड़कियां एक तरह से कहीं ना कहीं आज भी थोड़ा पीछे रह जा रही हैं? क्या वजह लगती है? देखिए, इसकी एक वजह नहीं, इसकी बहुत सारी वजह है। पहली वजह ये है कि आज के दौर में हिंदुस्तान में आपने देख रहा है कि लड़कियों के साथ क्या क्या होता है। वो अकेली रात बाहर घूम नहीं सकती। आज़ादी तो है हमारे पास, लेकिन घूम नहीं सकते क्योंकि लोग ऐसे हैं। हमें कोई भी माँ बाप अपने जो है लोगों पे जो है भरोसा नहीं करता कि वो अपनी बेटी को रात भेज सके या किसी ऐसे प्रोफेशनलिज्म कोर्स में भेजे कि जो जहाँ उसकी बेटी जो है सुरक्षित रह सके। तो ये चीज़ भी हो सकती है इस कारण भी। दूसरी ये है कि फिर वही बात आती है कि हमारे किस कार्य, जब इसकी कल शादी हो जानी है, अगर ये अफसर बनेगी तो हमारा क्या है, कुछ नहीं है, पैसा जो भी जाएगा तो उधर ही जाएगा, ये भी सोच हो सकती है। तो कहीं डर भी रह सकता है कि बाहर नहीं भेजेंगे, बस इतनी सी तालीम दे देते हैं ताकि वो अपने हक को जान सके, पहचान सके। तो इसके कई सारे कारण हैं, कहीं मतलब एक कोई वजह नहीं है कि लड़की को तालीम नहीं जाती, बहुत सारी वजह है। बिल्कुल, बहुत सारी वजह है, लेकिन एक चीज तो हम भी कहना चाहेंगे। अगर कहते हैं ना कि अगर एक लड़की पढ़ती है तो हालांकि सिर्फ एक घर नहीं बल्कि दो दो घर रोशन होते हैं। और उसके अलावा भी सबसे खास और अहम बात कि अगर एक लड़की जब तक सेल्फ इंडिपेंडेंट नहीं होती, जब तक वो खुद आत्मनिर्भर नहीं होती और वो हमेशा अगर दूसरे पे डिपेंडेंट रहती है, तो कहीं ना कहीं एक आत्मविश्वास की कमी रहती है। कहीं ना कहीं वो खुलकर एक तरह से खुद को लोगों के सामने प्रेजेंट नहीं कर पाती और कहीं ना कहीं सेल्फ स्टीम, उसमें मैं कहूँ सेल्फ लो स्टीम उनमें रहती है। वो नहीं खुद को कंफर्टेबली, कॉन्फिडेंटली औरों के सामने या दुनिया के सामने प्रेजेंट नहीं कर पाती। एम आई राइट? जैसे कि आपने कहा कि सेल्फ मोटिवेटेड होना बहुत ज़रूरी है। लोग आपको हज़ारों की तादाद में लोग मिलेंगे लाइफ में, आपको सजेशन देंगे कि आपके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। देखिए, लोग कौन होते हैं आपके फ्यूचर के बारे में डिसाइड करने वाले? आप जो है वो खुद दें। अपने आप पे भरोसा रखिए, एतमाद कीजिए और अपने फ्यूचर, अपने प्लान बनाइए, प्लान के तहत आप काम कीजिए। जो भी आप अपनी लाइफ में अचीव करना चाह रही हैं या चाहते हैं, वैसे ही करके। आज आप देख रहे हैं भाई, लड़कियों को हम क्यों कम समझे? लड़कियां भी लड़कों के बराबर काम कर सकती हैं, उनसे आगे कर सकती हैं। वो पायलट बन सकती हैं, वो भी IAS क्वालिफाई कर सकती हैं, वो भी पॉलिटिक्स में हिस्सा ले सकती हैं।
तो ये इस तरीके से जो है एक लड़कियों को जो है औरतों को पीछे देखा जा रहा है, तो ये बहुत गलत बात है। मौका सबको बराबर देना चाहिए, क्योंकि लड़कियों का भी हक है, इसलिए उनको भी एजुकेशन में प्रोफेशनल कोर्स करने चाहिए। बीटेक जैसे हो गए, मैथमेटिक्स में जाना चाहिए, इंजीनियरिंग करनी चाहिए। और मसला ये है कि डिग्री तो बहुत सारे लोग कर लेते हैं, और डिग्री एक गेट पास है, जहाँ तक जाओगे अंदर जब आप जाओगे किसी फील्ड में, किसी कंपनी में, वहाँ आपका जो नॉलेज आपके अंदर कितना, जो आपने किया उसके अंदर कितनी कमांड है, वो मैटर करता है। तो इसलिए सेल्फ मोटिवेटेड होना बहुत ज़रूरी है। सजेशन भी, गाइडलाइन भी लोगों की होना ज़रूरी है। लेकिन अक्सर क्या होता है कि माँ बाप बच्चे को वो कराना चाहते हैं जो बच्चे के मन में नहीं होता, जो उसको इसमें इंटरेस्ट नहीं होता। जैसे कि अगर कोई जो है क्रिकेट में जाना चाह रहा है, तो उसको कहेंगे नहीं तुझे डॉक्टर बनना है, तो कहीं ना कहीं उसका जो है डबल माइंड हो जाता है, तो वो किसी एक में भी कामयाब नहीं हो सकता। तो मैं ये करना चाहूँगा कि पहले बच्चे से भी पूछ लीजिए, क्योंकि बाहर जो एक मदरसा होता है वो माँ का होता है। जो माँ होती है वो पहले बच्चे को जो है मोटिवेट करती है, शुरुआती एजुकेशन जो होती है बच्चे को दी जाती है, तो फिर वहाँ से स्टार्ट होता है बच्चे का कैरियर, उसका रुझान किस तरफ है, क्या करना है, चाहे वो बच्चा है। तो मेरे ख्याल से बिल्कुल ऐसी बहुत सी चीजें, और कासिम ने एक चीज बिल्कुल सही कही, सेल्फ मोटिवेटेड होना चाहिए, और साथ ही एक तरह से एक नया मुकाम उनको हासिल होगा। मुकाम तो भारतीय टीम भी हासिल कर रही है, अलग तरह के मुकाम और अलग तरह की, जैसे देखा जाए अलग तरह का खेल भारतीय टीम खेल रही है। आज भारत वर्सेस न्यूजीलैंड, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का टेस्ट मैच का आज चौथा दिन है, और भारत ने कमाल तो किया है, लेकिन न्यूजीलैंड के लिए एक अच्छा स्कोर टारगेट पर छोड़ दिया है। जावेद जी, क्या कुछ अपडेट है इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के आज के मैच का? जी, पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच कानपुर में खेले जा रहे पहले टेस्ट के चौथे दिन का खेल समाप्त हो गया है। दिन की समाप्ति तक न्यूजीलैंड का स्कोर 1 विकेट के नुकसान में 4 रन है। टॉम लॉथम 2 और विलियम सोमरविले 0 पर नाबाद है। आपको बता दें कि टीम इंडिया ने अपनी दूसरी पारी 234 में 7 विकेट के स्कोर पर घोषित की थी। भारतीय टीम 283 रनों की बढ़त बनाने में सफल रही और न्यूजीलैंड के सामने 284 रनों का टारगेट रखा। न्यूजीलैंड की दूसरी पारी में सलामी बल्लेबाज बिल यंग का 2 विकेट अजीबोगरीब तरीके से गिरा। दूसरे ओवर की आखिरी गेंद पर यशविन ने विल यंग के खिलाफ एलबीडब्ल्यू की अपील की और एम्पायर ने भी बिना देरी किए केवी ओपनर को आउट करार दिया। यंग अपने साथी टॉम लॉथम से बात कर रिव्यू लिया, लेकिन जब उन्होंने रिव्यू लेने का इशारा किया तब तक उनका खेल समाप्त हो गया था। रिप्ले में साफ नजर आया कि गेंद लेग स्टंप को छोड़ रही थी। यंग नॉट आउट थे। एम्पायर वीरेंद्र शर्मा से बड़ी गलती हो गई। तो मैं कहना चाहूंगा कि चौथा दिन का खेल समाप्त हो गया और देखते हैं कल क्या रिजल्ट आता है। सर, एक और चीज आपसे जानना चाहेंगे, आपको क्या लगता है टेस्ट सीरीज इंडिया जीतेगी या फिर न्यूजीलैंड? जी, अभी तो मुझे इंडिया के आसार दिख रहे हैं, क्योंकि इंडिया की बढ़त अच्छी है और खिलाड़ी भी अच्छे खेल रहे हैं। तो मुझे तो लगता है कि अगर अलाउट कर देती है टीम वक्त से पहले तो इंडिया जीत जाएगी। इंडिया टेस्ट सीरीज की चैंपियन हो जाएगी अगर कल इंडिया ने न्यूजीलैंड को ऑल आउट कर दिया है। और देखा जा रहा है इंडिया काफी अपने पूरे फॉर्म में नजर आ रही है, फिर चाहे श्रेयस अय्यर की बात करी जाए, रविंद्र जडेजा की बात करी जाए, या फिर मनीष की बात करी जाए, या फिर कैप्टन रोहित शर्मा की बात करी जाए, ये सारे प्लेयर्स अपने फॉर्म में नजर आ रहे हैं। लेकिन दूसरे दिन की जो गेंदबाजी रही थी मैच में, वो कहीं ना कहीं बहुत ढीलम ढाली सी रही थी, गेंदबाज अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए थे। लेकिन कल का दिन बहुत ज्यादा अहम है इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के मैच के लिए। क्या कुछ रिजल्ट्स निकलते हैं और कौन सी टीम जीतती है? सबसे बड़ा सवाल तो आखिर ये भी है कि आखिर यूपी सरकार क्या गुनहगारों को बख्शेगी? क्या यूपी सरकार गुनहगारों के खिलाफ क्या केस दर्ज करेगी? यूपी सरकार गुनहगारों को आखिर क्या सजा देगी? क्योंकि जो मुद्दा राजस्थान में उठता था पेपर लीक का, या पेपर आउट हो जाने का, या फिर जो गिरोह था उसमें नकल जो गिरोह कराता था, या जिस तरह से ये लोग पैसा लेकर और पास करवा देते थे, अब सेम मुद्दा यूपी में उठ चुका है। यूपी टीईटी का जो आज एग्जाम था, वो 1 साल बाद तो आज एग्जाम हुआ था, जो छात्र बहुत ज्यादा इंतजार, लंबे अरसे के बाद ये एग्जाम हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी आज इस पेपर का लीक हो जाना एक सबसे बड़ा सवाल है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री ने भी बहुत कुछ कहा तो है, लेकिन सिर्फ कहने भर से कुछ नहीं होगा। इसी को लेकर ऋतु से जानेंगे। ऋतु, क्या लगता है, क्या पूरा मामला है? सबसे पहले तो आपसे ये जानेंगे इस पेपर को। दरअसल आज जो है यूपी टीईटी की पेपर होने वाला था। मतलब जैसे राजस्थान के अंदर रीट का पेपर होता है, इसी तरह यूपी के अंदर भी शिक्षक पात्रता का पेपर होने वाला था। लेकिन आज ही होने वाला था और 2 पारियों में होने वाला था। तो जब मॉर्निंग का चल रहा था, वहाँ पे मॉर्निंग शिफ्ट चल रही थी, तो पेपर होने से 1 घंटे पहले ऐसा बताया गया कि 1 घंटे पहले पेपर लीक होने की खबर सामने आई थी।
और जिसके बाद पेपर स्टार्ट, मतलब 1 घंटे पहले पेपर वगैरह लीक हो गया था और पेपर तब तक खबर सामने नहीं आई थी इसकी, पेपर स्टार्ट हो गया, फिर जब पता लगा तो पेपर बीच में ही रोक दिया गया। 1 घंटा हो गया था, मतलब 11:30 के करीब सब बच्चों से पेपर वगैरह ले लिया गया। जो फर्स्ट पारी का पेपर चल रहा था तो सबसे पेपर ले लिया गया और ऐसा बताया गया है कि सबसे पहले जो गाजियाबाद, बुलंदशहर है और मेरठ वगैरह के अंदर यहाँ पे सबसे पहले पेपर लीक हुए और ये है कि क्लासेस भी लगी है, ग्रुप के अंदर पेपर लीक हुए हैं और प्लस क्लासेस भी चली है इसके ऊपर, जो पेपर्स लीक हुए थे उस पर क्लासेस भी चली है। तो उसके बाद पेपर लीक हो गया, फिर रद्द कर दिया गया। अब 1 महीने बाद कहा गया है कि 1 महीने बाद वापस से पेपर होगा और इसके साथ ही जो मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ ने भी एक ट्वीट करके उन्होंने लिखा है कि यूपीटीटी का पेपर लीक करने वाले गिरोह को गिरफ्तार करने के निर्देश दिए जा चुके हैं। दोषियों को चिन्हित व त्वरित कार्रवाई की जाएगी उनके लिए और साथ ही दोषियों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर उनकी संपत्ति भी जब्त की जाएगी। तो ये जो योगी आदित्यनाथ है उन्होंने ये ट्वीट करके कहा है और उनके लिए जो गैंगस्टर है जिन्होंने पेपर लीक करा है, पूरी जो उनकी चल रहा है जो गैंग है उनके ऊपर काफी सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, एक तरह से मुख्यमंत्री ने कहा है और पुलिस प्रशासन ने भी कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है इस पेपर को आउट करने के मामले में। लेकिन सरकारें बातें बहुत बड़ी बड़ी करती है, 1 महीने बाद पेपर होना है, लेकिन सवाल फिर से यही आकर खड़ा होता है, क्या 1 महीने बाद ये पेपर पूर्ण पारदर्शिता के साथ होगा? क्या पेपर पूर्ण जिसे कहा जाए कि इस तरह से होगा कि पेपर लीक ना हो, पेपर में कोई धांधली ना मचे या पेपर में कोई परेशानी ना हो और स्टूडेंट्स अपना पेपर दे सके? क्योंकि जो स्टूडेंट्स मेहनत करते हैं, दिन रात पढ़ते हैं, अपना दिन और रात एक कर देते हैं सिर्फ एक एग्जाम को क्लियर करने के लिए, एग्जाम को पास करने के लिए, और फिर एग्जाम जिस दिन होता है उसी दिन पेपर का आउट हो जाना, पेपर में धांधली हो जाना या किसी गिरोह का आ जाना सामने या फिर कोई डमी कैंडिडेट भेजकर पेपर दिलवाना, ये तमाम सारी चीजें हैं जो मेहनत करने वालों पर कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा, जिसे कहते हैं, उन्हें सदमा सा लग जाता है कि वो जो जिस चीज के लिए मेहनत करते हैं वो पूरी नहीं हो पाती, वो जिस एग्जाम के लिए इतनी मेहनत करते हैं वो पूरा नहीं हो पाता। 1 साल बाद हुए इस एग्जाम के लिए सबसे बड़ा सवाल सिर्फ यूपी प्रशासन पर इस वक्त खड़ा होता है, क्या जिस गिरोह ने पेपर आउट किया उनको पकड़ पाएंगे या नहीं? दूसरा सवाल, 1 महीने बाद ये पेपर होना है, क्या सरकार पूर्ण पारदर्शिता के साथ ये पेपर करवा पाएगी या नहीं? या फिर जो योगी आदित्यनाथ ने अपने ट्वीट करके कहा है कि पूरे जो ये गिरोह है, जो गैंगस्टर्स हैं, उनको पकड़ा जाएगा और उन पर कार्रवाई होगी, क्या ये हो पाएगी या नहीं? ये सबसे बड़ा सवाल है। और फिलहाल के लिए न्यूज रूम लाइव में इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नए मुद्दों को लेकर और चर्चाएं होगी नए मुद्दों पर। नमस्कार।